आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान साबित होने वाला है। और वो है जाति जनगणना। ये सिर्फ लोगों या आंकड़ों की गिनती नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज का एक एक्सरे जैसा है, जो देश के सामाजिक ताने बाने की एक गहरी और शायद मुश्किल पड़ताल करने वाला है। जरा सोचिए, करीब करीब एक सदी हो गई है और भारत की जो सामाजिक नीतियां हैं वो आज भी आज़ादी से पहले के इसी डेटा पर चल रही हैं। मतलब आज 5G की दुनिया में हमारे देश के लिए जो योजनाएं बन रही हैं उनका आधार वो जानकारी है जो तब इकट्ठा की गई थी जब देश अंग्रेजों का गुलाम था। तो सवाल यही उठता है ना कि एक देश जो पूरी दुनिया में डिजिटल क्रांति की मिसाल बन रहा है, वो अपने ही लोगों के लिए पॉलिसी बनाने में 90 साल पुराने नक्शे का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। चलिए इस विरोधाभास को और गहराई से समझते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पूरा मामला ऐतिहासिक रूप से कहाँ से आया और इसके प्रशासनिक पेच क्या हैं। देखिए, यहाँ 3 शब्द हैं: जनगणना, सर्वेक्षण और जाति जनगणना। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। जनगणना यानी सेंसस, ये केंद्र सरकार कराती है, इसका पक्का कानून है और इसका डेटा एकदम गोपनीय होता है। दूसरी तरफ है सर्वे, जैसा बिहार में हुआ। ये राज्य सरकार अपनी मर्जी से करा सकती है, इसका कोई केंद्रीय कानून नहीं है। और इन दोनों के बीच में फंसा है SCCC, जिसकी कहानी तो और भी पेचीदा है। तो सवाल ये है कि हम 1931 पे अटके कैसे रह गए। हुआ ये कि आज़ादी के बाद ये सोचा गया कि अगर हम जाति गिनेंगे ही नहीं तो शायद जातिवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन नतीजा ये हुआ कि हमारे पास कोई अपडेटेड डेटा ही नहीं बचा। हाँ, 2011 में कोशिश जरूर हुई थी, लेकिन वो डेटा इतना गड़बड़ निकला कि उसे कभी रिलीज ही नहीं किया गया। और लीजिए, हम फिर से वहीं पहुंच गए, 1931। तो फिर अचानक से अब गिनती की इतनी मांग क्यों उठ रही है? जो लोग इसके पक्ष में हैं, उनका तर्क एकदम सीधा है: सामाजिक न्याय और बेहतर गवर्नेंस। इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि बिना डेटा के पॉलिसी बनाना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। आपको पता ही नहीं कि निशाना कहाँ लगाना है। अगर हमें सच में उन लोगों तक पहुंचना है जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं, तो पहले ये तो जानना पड़ेगा ना कि वो हैं कौन, कितने हैं और कहाँ हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 2.26 करोड़। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, पर यह है क्या? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे लाखों लोगों की जिंदगियां और उनकी कहानियां छिपी हैं। और ये नंबर हमें बताता है कि पुराने डेटा की असली कीमत कौन चुका रहा है। ये कोई थ्योरी की बात नहीं है। बिहार के सर्वे में पता चला कि सिर्फ एक राज्य में 2.25 करोड़ से ज्यादा लोग सरकारी राशन जैसी स्कीमों से सिर्फ इसलिए बाहर हैं क्योंकि सरकारी खाते में उनके आंकड़े ही अपडेटेड नहीं हैं। और ये मांग सिर्फ सियासी गलियारों से नहीं उठ रही, इसकी जड़ें तो हमारे संविधान में है। संविधान साफ साफ कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पिछड़े वर्गों की पहचान करे और उनकी मदद करे। पर सवाल वही है, बिना ये जाने कि कौन पिछड़ा है, ये संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी कैसे होगी? लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जहां एक तरफ डेटा के फायदे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ बहुत गहरे डर भी हैं। हर कोई इस गिनती के पक्ष में नहीं है। सबसे बड़ा डर ये है कि जिस जाति को हम खत्म करना चाहते हैं, ये गिनती कहीं उसे और मजबूत ना कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि लोग अपनी भारतीय पहचान से पहले अपनी जाति की पहचान को तरजीह देने लगें और फिर शुरू हो एक नया सिलसिला, समाज में बंटवारे का और आरक्षण के लिए नई नई मांगों का। ये जो बात कही गई है वो इस डर को बिल्कुल सटीक तरीके से सामने रखती है। सवाल यही है, क्या हम इलाज करने के चक्कर में बीमारी को और बढ़ा देंगे? ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। और जाहिर है, जहां इतनी बड़ी दुविधा हो वहां राजनीति तो होगी ही। ये बहस अब सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक हो चुकी है और हर पक्ष के अपने अपने तर्क हैं। यहाँ दो अलग अलग नैरेटिव चल रहे हैं। सत्ता पक्ष का कहना है सबका साथ सबका विकास, मतलब डेटा का इस्तेमाल वेलफेयर स्कीम्स को सही लोगों तक पहुंचाने के लिए होगा। वहीं विपक्ष का नारा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मतलब डेटा के आधार पर सत्ता और संसाधनों का फिर से बंटवारा हो। दो एकदम अलग सोच। और यहीं पर राजनीति का खेल और दिलचस्प हो जाता है। आलोचक ये भी सवाल उठाते हैं कि जो पार्टियां आज सबसे ज्यादा जोर शोर से इसकी मांग कर रहे हैं, वो दशकों तक खुद सत्ता में थीं, तब उन्होंने ये गिनती क्यों नहीं करवाई? ये सवाल उनकी मंशा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। और एक मजेदार बात देखिए, ये बहस अब सिर्फ भारत की नहीं रह गई है, ये ग्लोबल हो चुकी है। अमेरिका की कैलिफोर्निया असेंबली तक ने जाति के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए बिल पास हो रहा है। मतलब दुनिया भी अब इस मुद्दे को मानवाधिकार के चश्मे से देख रही है। तो इतनी सारी जटिलताओं के बीच सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? कैसे इस डेटा को बंटवारे का हथियार बनने से रोककर न्याय का एक औजार बनाया जाए? देखिए, रास्ता मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं।
सबसे पहले तो 2011 वाली गलतियों से सीखना होगा। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना होगा। जो लोग गिनती करेंगे उन्हें सही से ट्रेनिंग देनी होगी। और सबसे ज़रूरी, डेटा का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए कड़े कानून बनाने होंगे। और ये सब अब सिर्फ बातें नहीं हैं, ये हकीकत बनने जा रहा है। सरकार ने 2027 में जनगणना कराने की प्रक्रिया ऑफिशियली शुरू कर दी है, तो ये होकर रहेगा। और उम्मीद यही है कि इसका असली मकसद पूरा हो। मकसद क्या है? एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां मदद किसी के सरनेम या जाति को देखकर नहीं, बल्कि उसकी असली ज़रूरत को देखकर दी जाए। मतलब गवर्नेंस को और शार्प और ज़्यादा असरदार बनाना। तो आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जब ये नंबर सामने आएंगे तो क्या ये समाज को जोड़ने का काम करेंगे या फिर बंटवारे की एक नई वजह बन जाएंगे? ये डेटा भारत के भविष्य के लिए एक दो धारी तलवार है। इसका इस्तेमाल कैसे होता है, यही देश की अगली दिशा तय करेगा।